तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मूवी सेक्टर 36 को। मूवी से जुड़ी सारी बातें मैं एक्सप्लेनेशन के आखिर में करूंगी। उससे पहले मैं आपको सुनाती हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम प्रेम नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि सब बनेंगे करोड़पति देख रहा होता है और उसे हर सवाल के जवाब आते थे। प्रेम की पत्नी और एक बच्ची है जो कि गाँव में रहते हैं। प्रेम नौकर है, एक कोठी की देखभाल करता है और एकदम मौज से रहता है क्योंकि कोठी का मालिक वहाँ रहता नहीं है। हम देखते हैं कि वह एक बड़ी सी चाकू लेता है और बाथरूम जाता है। बाथरूम में पड़ी थी एक बच्ची की लाश जिसके वह टुकड़े टुकड़े कर डालता है। इसके बाद हम देखते हैं इंस्पेक्टर रामचंद्र पांडे को जो कि बहुत ज्यादा बहादुर ईमानदार, वर्दी के प्रति वफादार नहीं है बल्कि सिस्टम जैसा चल रहा है उसी के बहाव में चलना पसंद करते हैं। एक आदमी अपनी बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने आता है तो पांडे लिखने से मना कर देता है, ये कहकर कि जहाँ तुम रहते हो वहाँ तो हमेशा बच्चे गायब होते ही रहते हैं, फिक्र मत करो तुम्हारी बच्ची आ जाएगी वापस। आदमी स्टेशन में पोस्टर लगाने जाता है तो देखने को मिलता है कि वहां पर तो बहुत सारे मिसिंग पोस्टर्स लगे हुए हैं, यानी कि ये पहला केस नहीं था और पुलिस की लापरवाही साफ नजर आ रही थी। ये वही बच्ची थी जिसके प्रेम ने टुकड़े कर दिए। अब हम देखते हैं कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तभी बॉल नाली में चली जाती है तो अली नाम का बच्चा उसे निकालने जाता है। बॉल तो मिलती है पर साथ में हाथ का कंकाल भी मिलता है। तो अब वहां पुलिस आती है जांच पड़ताल करने। वो नाली थी सेक्टर 36 और राजीव कैंप के बीच में जहां इमिग्रेंट रहते थे। पुलिस को लगता है कि किसी बंदर का हाथ है तो उस चीज को सीरियसली ना लेते हुए बात को वहीं दबा देते हैं। हम देखते हैं कि प्रेम सब कुछ देख रहा है, वो कोठी नाले के जस्ट बगल में ही थी। हम देखते हैं कि रात में अली कहीं जा रहा होता है कि तभी प्रेम उसे चॉकलेट का लालच देकर उसे अगवा कर लेता है। प्रेम पहले बच्चों के साथ जबरदस्ती करता था और फिर उनके टुकड़े टुकड़े कर डालता था। प्रेम को कोई भी डर नहीं था किसी भी चीज का क्योंकि वो जानता था कि जिनके ये बच्चे हैं वो बहुत गरीब परिवार से हैं तो उनकी कोई नहीं सुनने वाला। कहानी पीछे जाती है और हम प्रेम के बचपन को देखते हैं जहां उसका कसाई मामा उसके साथ जबरदस्ती करता था। एक दिन प्रेम को गुस्सा आ गया और उसने चाकू लेकर मामा को हलाल कर डाला। कहानी वर्तमान में आती है जहां हम देखते हैं कि प्रेम फ्रिज से एक बॉक्स निकाल के छोटे लाल नाम के एक आदमी को देता है जो कि एक अस्पताल में कंपाउंडर है। प्रेम बच्चों के टुकड़े करने के बाद उन्हें पॉलीथिन में भर के नाले में या गटर में फेंक दिया करता था। अब हम देखते हैं मुंबई में रह रहे बस्सी नाम के आदमी को जो कि अपनी पोती से कह रहा होता है कि लाओ मैं कपड़े चेंज कर दूं, तो बच्ची कहती नहीं मुझे मम्मी चाहिए। अपनी पत्नी के आते ही बस्सी घबरा जाता है और एकदम नॉर्मल बिहेव करने लगता है। जिस कोठी की देखरेख करता था प्रेम उसका मालिक बस्सी है तो वो प्रेम को फोन करके कहता कि मैं कल आ रहा हूँ, चुमकी से बोल दो कल शाम को आ जाए। चुमकी एक लड़की का नाम था। प्रेम ने ना जाने आज तक कितने बच्चों के साथ गलत किया और फिर उन्हें मार काट के इधर उधर ठिकाने लगा दिया, लेकिन उसे कोई चिंता नहीं थी बल्कि सुकून से चैन से रहता था बिना किसी बात की टेंशन लिए। अब हम देखते हैं कि दशहरे का दिन है, मेला चल रहा है, रामलीला हो रही है जिसमें कि इंस्पेक्टर पांडे जी रावण का रोल निभा रहे हैं और साथ में उनके साथी भी हैं कि तभी वहां पर चुमकी के पिता आकर कहते हैं कि मेरी बच्ची नहीं मिल रही है, आप इतने दिन से हमको टरका ही रहे हो, अगर आपकी बच्ची के साथ होता तब पता चलता। आपको ये सुनकर पांडे भड़क उठता है कि मेरी बच्ची के बारे में बोला कैसे, हमारी कोई जिंदगी नहीं है क्या, बस तुम्हारे ही लोगों के पीछे लगे रहे हैं क्या। मैं प्रेम भी आया हुआ था रावण का मुखौटा पहने अपना अगला शिकार ढूंढने। प्रेम पांडे की बेटी को बेहोश करके ले जा रहा होता है लेकिन पांडे की नजर पड़ जाती है तो वो उसके पीछे भागता है तो प्रेम बच्ची को छोड़ के भाग निकलता है। छोटे लाल भी आया हुआ था एम्बुलेंस लेक प्रेम के साथ, लेकिन प्रेम को भागता देख वो अनजान बनते हुए पांडे की मदद करने लगता है। बच्ची को अस्पताल पहुंचाने में पांडे प्रेम का पीछा करते हुए पूरी कोशिश करता है उसे पकड़ने की, पर पकड़ नहीं पाता। अब तक पांडे लोगों को टरका रहा था लेकिन जब आज खुद की बच्ची के साथ वही होते देखा तब उसे एहसास हुआ अपनी ड्यूटी का कि कितना गलत कर रहा था वो उन बच्चों के परिजनों के दर्द को ना समझ के। अब हम देखते हैं एक बहुत अमीर खानदान के बच्चे विवान को जो कि स्कूल जा रहा होता है लेकिन घर के सामने से ही उसे कोई अगवा कर लेता है। हमें देखने मिलता है कि पांडे जी ने खुद बुलाया चुमकी के पिता को और उसकी एफआईआर लिखते हैं। पिताजी बताते हैं कि एक रिक्शे वाले ने चुमकी को मकान नंबर B5 के बाहर छोड़ा था और चुमकी वही रिक्शा लेती थी। हमेशा हर जगह चर्चा थी विवान के अगवा होने की, पूरा मीडिया पूरी पुलिस सब उसी केस के पीछे लगी हुई थी। पांडे जाता है B5 पूछताछ करने जो कि वो घर था। बस्सी का दरवाजा खोलता है प्रेम जो कि एकदम भोला बाला सा बन के दिखा रहा था। पांडे बस्सी से पूछताछ करना शुरू करता ही है कि तभी बस्सी बताने लगता है अपने कनेक्शन के बारे में कि आपके सीनियर और मैं साथ पढ़े हैं
होम मिनिस्टर का बेटा भी मुझे जानता है। वो दिखा रहा था कि मेरी बहुत ऊपर तक पहुंच है। तभी वहां चुमकी के पिता आकर चिल्लाने लगते हैं कि इसने मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती की है। तो बस्सी कहता कि मैंने तुम्हें पैसे दिए थे और तुम मुझे ही उल्टा बोल रहे हो। यहाँ पता चलता है कि चुमकी के पिता चुमकी से वेश्यावृत्ति का काम कराते थे। तो पांडे पहले उसे मारता है कि पिता होकर ऐसे काम करवाते थे अपनी बेटी से। बस्सी पांडे के सीनियर को कॉल लगा देता है तो वो पांडे को तुरंत अपने पास बुलाते हैं। सीनियर जवाहर कहते हैं कि अगर तुम्हें केस सॉल्व करना ही है तो विवान का केस करो। किसी बेगुनाह को क्यों परेशान कर रहे हो? जो मैं कहता हूँ वो करोगे तो आगे तक जाओगे, वरना दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। तो सोचो इस बारे में। जूनियर ऑफिसर्स ने झुमकी की रिक्शा वाले को पकड़ लिया था तो उसके पास से झुमकी का फोन मिल जाता है। पांडे चुमकी के केस की पूरी रिपोर्ट बनाकर सीनियर को दिखाते हुए कहता कि चुमकी जब भी किसी ग्राहक से मिलने जाती थी इसी रिक्शे वाले के साथ जाती थी। इसी रिक्शे वाले ने चुमकी को बस्सी के घर के बाहर छोड़ा। बस्सी चुमकी के बाप को हर महीने एक निश्चित राशि देता था और चुमकी को हर रात का पैसा देता था। चुमकी को छोड़ने के बाद रिक्शे वाला जब चुमकी को लेने गया तो दरवाजा उसके नौकर प्रेम ने खोला। चुमकी का मोबाइल इस रिक्शे वाले को दिया और बोला कि इसे कहीं ठिकाने लगा देना। रिक्शा वाले ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन प्रेम ने कुछ ना कुछ तो किया है, तो उसे हिरासत में लेना होगा और फिर सारा सच बाहर आ जाएगा। सीनियर कहते कि मेरे कहने के बावजूद आप इस केस में बस्सी को ले ही आए। आपको मेरी बात माननी नहीं है, अपनी चलानी है तो आप थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड रहेंगे, वही आपके लिए बेहतर है। यहाँ इतने सारे बच्चे गुम हो चुके हैं, उसके बारे में किसी को नहीं चिंता, किसी को उनके माँ बाप का दुख नहीं दिख रहा। लेकिन एक अमीर घर का बच्चा गायब हुआ तो सब उसके पीछे पड़ गए और उसके अपहरणकर्ताओं को 2 दिन में ढूंढ निकाला। इस तरह से काम कर रहा था हमारे देश का कानून की न्याय उसे मिलता जिसके पास गांधी जी होते। पांडे सस्पेंड था पर शांत नहीं बैठने वाला था, तो वो प्रेम पर नजर रखना शुरू कर देता है। तो उसे छोटे लाल दिखता है, उसके साथ बस्सी का घर परिवार तो मुंबई में रहता था। वो यहाँ इसलिए आता था ताकि अपनी हवस मिटा सके। वो जो करते थे उसकी वीडियो भी बनाते थे। पांडे को समझ आता है कि वो एम्बुलेंस वाला आदमी प्रेम के साथ मिला हुआ है, तो वह अपने जूनियर के साथ मिलकर उसको धर दबोचता है और थोड़ा सुताई करने के बाद वह बताता कि वह प्रेम से और ऑर्गन्स लेकर उन्हें बेचने का काम करता है। अब पांडे का सस्पेंशन टाइम खत्म हो जाता है तो वो दोबारा ज्वाइन करने आता है, तो हमें देखने मिलता है कि जवाहर का प्रमोशन होकर ट्रांसफर हो रहा है और अब नए सीनियर आ गए हैं। जवाहर समझ गया था कि पांडे अब कुछ न कुछ तो करेगा, तो वो उसके जूनियर को कॉल करके कहता कि क्या आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब वो पांडे के जूनियर को अपनी साइड कर रहा था। अब हम देखते हैं कि पांडे ने जहां छोटे लाल को छुपा रखा था वहां कुछ गुंडे आते हैं और उसे उठा के लेकर चले जाते हैं, और वो गुंडे थे बस्सी के। पांडे नए सीनियर को सब कुछ बताते हुए उन्हें छोटे लाल के पास लेकर आता है, पर वो तो गायब था। तो वो अपने जूनियर के ऊपर खूब गुस्सा आता है कि एक काम दिया था वो भी नहीं हुआ तुमसे। सीनियर प्रेम को हिरासत में लेने की आज्ञा दे देते हैं, तो पांडे तुरंत उसे पकड़ लेता है। प्रेम एकदम चिल मूड में था, कोई टेंशन नहीं, माथे पर एक शिकन नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस स्टेशन नहीं किसी कैफे में आया हो। डेट पे पांडे के आते ही वो उसके पैर पते हुए कहता कि मुझे नहीं पता था कि वो आपकी बेटी है, वरना मैं तो कभी उठाता ही नहीं, गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दीजिए, अगली बात ध्यान रखूंगा, सब बनेंगे करोड़पति। आने का समय हो रहा है तो जो पूछना है जल्दी जल्दी पूछ लीजिए वरना शो छूट जाएगा मेरा। पांडे पूछता तुम चुमकी को जानते हो? तो प्रेम कहता हाँ जानता था, मैंने ही तो मार है उसे गला घूट के। पांडे और सीनियर ऑफिसर हैरान, कितना चिल होके कैसे बात कर रहा है ये। प्रेम कहता कि हुआ यूं कि पापा जी घर पे थे। नहीं, प्रेम बस्सी को पापा जी कहता था, पापा जी घर पे थे नहीं तो मैंने कस्म के बहाने उसे फोन करा। अब देखो इतने दिनों से वह खुद मुझे आंखों ही आंखों में इशारे कर रही थी, तो मैंने उसे फोन करा और कहा कि कस्म है आजा, तो वो आ गई, चाय पिलाई, मदिरा पिलाई, लेकिन फिर वो अकड़ने लगी कि कस्म है तो ठीक वरना मैं जा रही हूँ। वो जाने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़ा और अपने दिल की बात बोल दी कि मुझे पता है कि तू पापा जी के साथ सोती है, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और मुझे ये भी पता है कि तुम मेरे साथ करना चाहती हो। जैसे ही मैंने उसको ये कहा वो मुंह खोल के मेरे ऊपर हंसने लगी, कहती कि अभी भिखारी नौकर, अपनी औकात देख के बात कर। मैंने उससे कहा तमीज से बात कर, तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ मैं, पैसे के लिए करती है ना ये सब। तो मैंने उसके मुंह पर पैसे फेंक के मारे। इसको पता नहीं था कि मेरा मामा मेरे साथ क्या करता था, और फिर मैंने उसके साथ क्या किया, उसके टुकड़े करके कुत्तों को खिला दिया और खुद भी खाया। जब मैं अपने मामा का कच्चा लीवर चबा सकता हूँ तो ये लड़की क्या चीज़ है? प्यार करते हैं इसका मतलब ये थोड़ी कि अपनी बेइज्जती सहेंगी। तो मार दिया उसे, बाकी पापा जी तो हैं ही, संभाल लेंगे सब। जब मर गई तो किया ही ना उसके साथ जो मैं करना चाहता था, तो क्या फ़ायदा हुआ कर दिखाने का। फिर प्रेम सारा तरीका भी बताता है कि कैसे उसने उसको काटा पीटा, कैसे उसे ठिकाने लगाया और कैसे वह बाकी लोगों को अब तक ठिकाने लगा चुका है। पांडे पूछता कि तुम जिनको मारते थे उनका ऑर्गन निकाल के बेचते थे ना छोटे लाल को? तो प्रेम कहता कि हाँ देखो, उनके साथ जबरदस्ती करके उनका मीट खा के तो कोई फ़ायदा है नहीं, तो मैंने अपना दिमाग लगाया और करने लगा।
ऑर्गन बेचने का व्यापार। सीनियर कहते खाने के बाद क्या मतलब तुम्हारा? प्रेम कहता कि मामा को खाने के बाद मेरे मुंह पे इंसान के मांस का टेस्ट बैठ गया, फिर मुझे तलब मचने लगी। मैंने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, 1-1.5 साल नहीं खाया, लेकिन ये तलब शांति ही नहीं हुई। तो किया मैंने फिर अपने मन की, कम से कम 22-24 बच्चों को तो मैंने मारा है, खाया है और उनके ऑर्गन्स बेचे हैं। आप जल्दी जल्दी सवाल पूछिए, टाइम नहीं है मेरे पास, शो का समय हो रहा है। पांडे उसे थप्पड़ मारते हुए कहता कि उन बच्चों को क्यों मारा? तो प्रेम कहता कि आपकी बच्ची को तो कुछ नहीं किया ना, तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? तो पांडे कहता मेरी बच्ची में उन बच्चों में क्या फ़र्क है? तो प्रेम कहता आप कहाँ अपनी बच्ची की उन बच्चों से तुलना कर रहे हो? सर, जिन बच्चों की आप बात कर रहे हो कोई देखता भी है उन्हें? कोई नहीं देखता, कोई जिंदगी नहीं है इनकी, कुछ नहीं कर पाएंगे ये, इनके माँ बाप इनको पैदा करते हैं, ये लोग खाएंगे पेंगे, किसी के घर का झाड़ू पोछा करेंगे, टीवी देखेंगे, सपने बनाएंगे, आखिर में मर जाएंगे वही ब्रिज के नीचे सड़सड़ के। अब आप ही बताओ, इनकी लाइफ की लाइफलाइन बनाना कहाँ का अपराध है? किसी के तो काम आए ये, मरते मरते इनके ऑर्गन से किसी का तो भला हो रहा है ना। तो मैंने गलत कहाँ किया? कुछ भी, इनकी बहुत तादाद है सर, इनमें से 20-25 कम हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मुक्ति दी है मैंने सबको मुक्ति। सीनियर पूछते हैं कि इन सब में बस्सी का कितना हाथ है? तो प्रेम कहता कि ये सवाल नहीं, कोई और सवाल पूछो, हम देखते हैं कि जो गुंडे भेजे थे बस्सी ने, उन्होंने छोटे लाल को काट के जला डाला है, प्रेम को जेल में डाल दिया जाता है। तो उसको बस यही टेंशन हो रही थी कि उसका शो छूट जाएगा। पुलिस स्टेशन में लगे टीवी पर वही शो आ रहा था, तो जो महिला खेल रही थी वो जीत जाती है, तो प्रेम को बहुत खुशी होती है। वो शो को लेकर काफी दीवाना टाइप का था। प्रेम कोठी में एक जगह बताता है जहां उसने चुमकी की लाश गाड़ी थी, तो वो बड़े आराम से बता रहा था जैसे मरे हुए व्यक्ति की लाश नहीं खजाना गाड़ा हो। फिर कोठी के बगल वाली नाली से भी कचरा निकाला जाता है, तो उसमें से भी काफी सारे कंकाल मिलते हैं। पांडे को गुस्सा आ रहा था बहुत, पर प्रेम सब आसानी से बताए दे रहा था, मौका ही नहीं दे रहा था ऐसा कि वो उस पर गुस्सा निकाले और शायद मारता पीटता। अगर वो तो शायद उस पर असर भी ना होता। बस्सी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिनके बच्चे मारे गए उनके परिजनों का खून उबाल मार रहा था, तो वो गुस्से में उस कोठी को तोड़फोड़ डालते हैं। बस्सी की अंदर तक, ऊपर तक हर तरह की पहुंचती, तो लोग लगे हुए थे उसे छुड़ाने में। उसकी सोर्स लगने पर पांडे को नौकरी से डिसमिस कर दिया जाता है। इस केस को अब IBI को सौंप दिया जाता है, जिसके हेड होते हैं जवाहर, जो कि बस्सी को पहले से ही जानते थे, तो जाहिर है कि सब उसके हिसाब से ही हो रहा था। जवाहर मीडिया के सामने सारा इल्जाम प्रेम पर डाल देता है और बस्सी को बेगुनाह बताता है। जब पांडे ये खबर देखता है तो वो सीनियर से प्रेम से मिलने की विनती करता है, तो वो उससे मिलने दे देते हैं। पांडे उससे कहता कि तुम जो ऑर्गन्स बेचकर छोटे लाल के हाथ पैसे भिजवा थे अपने घर, वो पैसे वहां तक नहीं पहुंचे हैं क्योंकि छोटे लाल अब नहीं रहा। प्रेम कहता कि मेरे पापा जी मुझे यहाँ से निकाल लेंगे, तो पांडे कहता कि तेरे पापा जी ने सारा इल्जाम तुम पर डाल दिया है, अब वो नहीं बचाने वाले तुम्हें, अब तो बोल दो कि वो भी शामिल थे तुम्हारे इस कर्मकांड में। प्रेम एक DVD का जिक्र करता है जिसमें सारा सच था, और वो DVD थी उसके गांव में उसकी बीवी के पास। पांडे प्रेम के गांव जा रहा होता है, तो जूनियर पांडे से कहता कि आप दोबारा इस लफड़े में क्यों पड़ रहे हो? सर, जा तो रहे हो लेकिन फंस मत जाना, वापस आ जाना। पांडे प्रेम की बीवी से मिलता है, तो उसकी बीवी एक DVD देती है जिसके ऊपर लिखा था सदाबहार तराने। पांडे वो DVD लगाता है, तो उसमें वही सब रिकॉर्ड था जो बस्सी और प्रेम करते थे जबरदस्ती सबके साथ, जिसे देख पांडे टैंग रह जाता है कि कितने दरिंदे हैं ये दोनों। अब पांडे बस के इंतजार में रोड पर खड़ा होता है, पर कोई बस ही नहीं आ रही थी, लेकिन तभी एक गाड़ी आती है, तो वो लिफ्ट ले लेता है। गाड़ी में थे वो गुंडे जिन्होंने छोटे लाल को मारा था। वो गुंडे पांडे को एक फोटो दिखाते हैं कि हम इसकी तलाश में हैं, तो वो फोटो पांडे की ही थी। पांडे सब कुछ समझा ही था कि तभी उस पर अचानक लगातार हमला करते हुए वो लोग उसे मार डालते हैं और फिर DVD तोड़ के फेंक देते हैं। कहानी 6 महीने आगे जाती है, जहां हम देखते हैं कि IBI ने बस्सी को क्लीन चिट दे दी है और प्रेम को मौत की सजा सुनाई गई है, मतलब बस्सी बच निकला प्रेम को पूरी तरह फंसा के। फिर हम देखते हैं पांडे के जूनियर को, जो कि अब सीनियर बन चुका है, मतलब ये कि पांडे कहाँ जा रहा है उसकी खबर इसी ने पहुंचाई थी, और यह जवाहर के साथ मिल गया था, तो उनका चमचा बन के प्रमोशन ले लिया। हम देखने मिलता है कि पुलिस स्टेशन में पांडे का मिसिंग पोस्टर लगा हुआ है, मतलब उसकी लाश तक नहीं मिली और किसी को नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ। एक जूनियर ऑफिसर था जिसे बुरा फील होता था पांडे के जाने से, तो वो अखबार में खबर देखता है कि 3 गुंडे पकड़े गए हैं जिन पर शक है कि उन्होंने पांडे को गायब किया है, तो वो खुश होता है ये खबर देख के। फिर उसके घर के बाहर कोई पार्सल छोड़ के जाता है जिसमें थी एक DVD जिस पर लिखा था और भी सदाबहार तराने, यानी कि कोई था जो चाहता था
कि सच बाहर आए, लेकिन कौन यह नहीं पता। अब ये डीवीडी बनेगी सबूत बस्सी के खिलाफ और फिर इसी कहानी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, जो कहानी आपने सुनी वह सच्ची घटनाओं पर आधारित है, यानी कि जो आपने देखा वह सब कुछ सच में हुआ था। ये फिल्म 2006 में हुए दिल दहला देने वाले निथारी केस पर आधारित है। इस फिल्म में प्रेम का किरदार जिस तरह से दिखाया गया है वैसे ही होते हैं वो लोग जो लोगों के साथ जबरदस्ती करते हैं, गलत करते हैं, बहुत चिल रहते हैं, एकदम चिंता मुक्त होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यह सिस्टम कैसे काम करता है। वह जानते हैं कि जिसके साथ गलत किया है वह आम लोग हैं जिनकी कोई फिक्र नहीं करता, तो उनके साथ कुछ करने से किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा और आराम से बच जाएंगे। असल केस में भी यही हो रहा था, तभी इतने सारे बच्चे गायब हुए। अगर सिस्टम सही से काम करता, पहला बच्चा गुम हो जाने पर ही एक्शन ले लिया जाता, तो इतने बच्चों की लाशें नहीं मिलती नाली से। असल में कोठी के मालिक का नाम था मनिंदर सिंह पंधेर और नौकर का नाम था सुरेंद्र कोहली और सेक्टर 36 नहीं सेक्टर 31 था, और जहां ये सब हुआ था उस एरिया को निथारी कहते हैं। क्रिएटिव लिबर्टी लेते हुए इसमें रियल इंसिडेंट से काफ़ी अलग कहानी दिखाई गई है, जैसे कि भ्रष्ट ऑफिसर केस को लेकर पॉलिटिक्स, अमीर गरीब के प्रति कानून का व्यवहार, यह सब भी दिखाने की कोशिश की गई है। इसे देख के आप यह मत समझेगा कि एग्जैक्ट सेम ऐसा ही हुआ था। यह मूवी बस रियल केस से इंस्पायर्ड है, पूरी तरह रियल नहीं है। रियलिटी तो इससे भी ज़्यादा दर्दनाक है। फिल्म के राइटर बोधान राज चौधरी और डायरेक्टर आदित्य निम्बालकर हमें वो दर्द और डर कराने में पूरी तरह से नाकामयाब रहे। ऐसा लग रहा था जैसे नॉर्मल कहानी चल रही है और बस एक्टिंग के बलबूते सब खेलने की कोशिश की गई है, जो कि हो नहीं पाया। कोई शक नहीं कि विक्रांत मासी ने काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस दी है, उनका काम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, पर इतनी आसानी से किरदार का सब बता देना, इतना सब कैजुअली दिखा दिया कि फील ही नहीं होता कुछ भी कि हम दिल दहलाने वाली सच्चाई देख रहे हैं। फिल्म में बताया गया कि प्रेम को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन अब तो उससे भी बरी कर दिया गया है और अब दोनों आज़ादी से बाहर हैं। मतलब सबको सब कुछ पता है कि क्या हुआ, किसने किया, लेकिन इसके बावजूद हमारा सिस्टम इतना ज़्यादा खराब है कि सब पता होने के बाद भी कातिल बाहर घूम रहा है। जब ऐसा कुछ देखने मिलता है तो हमारा कानून पर से भरोसा उठने लगता है और सोच में पड़ जाते हैं कि अगर हमारे साथ ऐसा कुछ होता है तो कैसे सुरक्षित रहेंगे हम, अपने परिवार को कैसे सेफ रखेंगे, कैसे मिलेगा न्याय की उम्मीद लिए जिंदगी बीत जाती है पर कुछ नहीं होता। इसलिए फिर कानून अपने हाथ में लेना पड़ता है। जितने भी बड़े बड़े केसेस हैं उन सबके कातिल या तो बाहर है या तो जेल में है, आराम से रह रहे हैं, किसी को प्रॉपर सजा नहीं मिली है। मुझे तो लगता है कि पुलिस बस हेलमेट न लगाने पर चालान काटने और नेताओं को सिक्योरिटी देने के लिए ही है, बाकी और कुछ तो काम नहीं होता उनसे। कानून व्यवस्था इतनी बदतर हालत में है कि उसके भरोसे बैठने के बजाय हमें खुद ही सतर्क रहना पड़ेगा कि ऐसा कुछ हमारे साथ ना हो, क्योंकि अगर हुआ तो आपको बचाने कोई नहीं आने वाला, कोई भी आपकी नहीं सुनने वाला। जब लोग आवाज़ उठाते हैं, जब हल्ला होता है, तब जाके कुछ होता है, वरना छोले भटूरे खाक सोता रहता है। हमारा देश का कानून, एक्टिंग की बात करें तो सबने अपने किरदार को अच्छे से निभाया है, सबकी एक्टिंग बढ़िया है। पूछताछ वाला सीन ही एक ऐसा सीन है जहां आपको महसूस होगा कि कितना कमीना, कितना बीप है ये, और यह भी सिर्फ और सिर्फ विक्रांत की एक्टिंग की वजह से। इस केस के बारे में बताना शुरू किया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं तो आप खुद से पढ़िए विस्तार से, तब आपको सब पता चलेगा कि कितना खतरनाक केस है ये आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। और वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले आप बताएं कि आपको मूवी की कहानी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं लगा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर आप अपनी कोई बात कहना चाहते हैं तो वह कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। ऐसे ही अच्छी मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नया वीडियो आते ही आप तक खबर पहुंच जाए। बाकी मिलती हूँ अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।